बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा हुआ था। अचानक रानिया ने जोर से बोतल टेबल पर रखी तो हम सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। वो इंतहाई बिगड़े तेवरों के साथ मुझे देख रही थी। रेयान, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो मैंने कुर्सी से टेक लगाते हुए उसकी तरफ देखा। ये सब मेरे दोस्त हैं, तुम यहाँ भी मुझसे बात कर सकती हो। और फिर टेबल से कोक उठाकर मैं घूंट घूंट पीने लगा। तो वो दांत पीसते हुए मेरी तरफ घुरा कर बोली, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है? वो मेरी आंखों में आंखें डालते इंतहाई अजीब लहजे में बोल रही थी। मुझे उसका अंदाज बिल्कुल भी अच्छा न लगा। और दूसरा ये कि मैं अपने दोस्तों में से उठकर उसकी बात सुनने के लिए जाना नहीं चाहता था। वैसे भी वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं रही थी। पूरी यूनिवर्सिटी कभी हमें लव बर्ड के तौर पर जानती थी। हम हर जगह साथ साथ रहते थे। मैं उससे जान छुड़वाते हुए दाएं बाएं हो जाता। शुरू शुरू में मेरे दोस्त और क्लास फेलोज हम दोनों को यूं अलग अलग फिरता देखकर हैरान भी हुए थे। बल्कि मेरे करीबी दोस्त मुझसे इस बात पर भी हैरान थे कि मैं कभी भी किसी लड़की के साथ 5-6 महीने से ज़्यादा नज़र नहीं आता हूँ। लेकिन रानिया के साथ मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला था और हम फिर भी साथ थे। तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि रानिया ने मुझे बहुत ही टफ टाइम दिया था। वो एक इंतहाई मशरकी ख्यालात रखने वाली लड़की थी और उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते फंसाते मुझे लगभग साल हो गया था। हालांकि वो कोई इतनी हसीन और जमील लड़की नहीं थी, आम सी शक्ल सूरत और नॉर्मल कदकाठ की मालिक थी। लेकिन न जाने क्यों ये मुझे लड़ गई थी। तो उसकी वजह यह थी कि वो यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़के को मुंह नहीं लगाती थी, न ही किसी से गुफ्तगू करती। बस उसका अंदाज इंतहाई रिजर्व सा था और मुझे ऐसी सख्त लड़कियों को तोड़ने में ही मज़ा आता था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसे तोड़ते तोड़ते मुझे खुद ही नाको चने चबाने पड़ जाएंगे। उसकी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि वो आम लड़कियों की तरह कोई शर्मीली भी नहीं थी। ठीक ठाक बोल्ड लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद लड़कों से एक फासला रखती। उसकी इसी अदा पर बहुत से लड़के उसके करीब भी गए, लेकिन उसकी संजीदा तबीयत की वजह से ज़्यादा देर तक कोई भी उसके करीब टिक न सका। तो ऐसे में हमारे फ्रेंड सर्कल में अक्सर रानिया को लेकर डिस्कशन चलती। मेरे दोस्त उसको इंतहाई सख्त तरीन लड़कियों में शुमार करने लगे, तो मुझे खामखाही चिढ़ाने लगी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम चिढ़ते क्यों हो? तो मैं उनकी बात पर मजीद कोफ्त का शिकार हो जाता, क्योंकि वो सब घुमा फिरा कर इस बात को मेरी तरफ ले आते थे। वो सब जानते थे कि मैं लड़कियों को शीशे में उतारने में कितना माहिर था। हम सब दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स थीं और सभी बहुत कम उम्री में अपनी रातें अपनी मनपसंद लड़कियों के साथ रंगीन करते आए थे। चूंकि मैं इंतहाई अमीर बाप का बेटा था, मेरे पास पैसों की कमी न थी, तो मैं बेदरीक पैसा लुटाने वालों में से था। पापा मुझे खुला खर्च देते थे क्योंकि मैं इकलौता बेटा था। मेरी गर्लफ्रेंड्स मेरे शाखर्चियों की वजह से मेरे गिर्द मंडलाती रहती थी। हल्ला गुल्ला, पार्टीज में पीना पिलाना, मौज मस्ती, और वो भी हर बार नई लड़की के साथ। मेरी खसलत बन गई थी। घर में कोई मुझे रोक टोक नहीं थी, क्योंकि पापा तो सारा दिन अपने बिजनेस में बिजी रहते थे और रातें उनकी बड़ी बड़ी बिजनेस पार्टीज में गुजरती थी। वो घर बहुत कम आते। मम्मी के इंतकाल के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा की दूसरी बीवी उनसे आधी उम्र में थी। शुरू शुरू में उसने मुझे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, तो मैंने पापा से शिकायत की कि वो मेरे हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्हें आप समझा दें। पापा ने मुझे कहा, बेटा, अगर तुम्हारी अपनी मम्मा इस वक्त जिंदा होती तो वो भी तुम्हें नसीहत करती। तो मैं पापा की बात सुनकर हैरान हो गया कि वो मेरे सामने अपनी उस बीवी की साइड ले रहे जिसे हमारे घर में आए हुए फ़कत कुछ माह ही हुए। तो मैंने पापा से दो टूक अंदाज में बात करने का फ़ैसला किया और उनसे साफ साफ कह दिया कि ये मेरी मम्मा नहीं है, इसीलिए ये रिश्ता ज़बरदस्ती मुझ पर मुसल्लत ना ही किया जाए तो बेहतर है। और मेरी मम्मा इतनी दकियानूसी ख्यालात की मालिक नहीं थी कि वो आते जाते मुझसे पूछें कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस दोस्त के घर में फंक्शन है, कितने बजे तक आ जाओगे। आपको नहीं लगता कि ये सारे सवालात इंतहाई गैर ज़रूरी और थर्ड क्लास हैं? तो बाबा ने मेरी तरफ हैरत से देखा। मेरा नहीं ख्याल कि रूबी भी तुमसे ऐसे सवालात करती है। तो मैं बिगड़ कर बोला, ठीक है, जिस दिन वो मुझसे सवाल करेंगी उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तब तो आपको यकीन आ जाएगा ना कि मैं किस कदर उस खातून की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने हुनकारा भरा और मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूँगा, तुम परेशान मत हो। मैं जानता था कि वो दरवाजे में खड़े होकर हम दोनों बाप बेटी की डिस्कशन को सुन रही हैं, इसीलिए उसे सुनाने की खातिर मैंने ये भी कहा कि पापा, आपने जिस क्लास की लड़की को अपने लिए चूज़ किया है उस क्लास का यही मसला रहा है कि जब तक ये दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाए इनकी रोटी हजम नहीं होती। छोटे घर की लड़कियां छोटी सोच ही रखती हैं। अगर ये बड़े घर से होती तो हमारे क्लास के मिजाज को समझती और यूं नुक्ताचीनियां ना करती। तो पापा मेरी बात सुनकर सर हिलाते हुए बोले, ठीक है,
मैं उसे समझा दूंगा, तुम परेशान मत हो। तो मैंने दरवाजे पर एक उचटती निगाह डालकर बाबा से बुलंद कहा, पापा बेहतर तो यह है कि आप उन्हें अलग घर में रखें, ताकि हर वक्त की ये जो बदमज़गी घर में मौजूद रहती है इससे तो निजात मिले। तब पापा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। और ये कहकर वो अपने फ़ोन में बिजी हो गए, जिसका मतलब ये था कि अब वो मजीद मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं अपने पापा की हर अदा को बेहतर समझता था, इसीलिए मैं गुरूर से चलता हुआ कमरे से बाहर आया और फातिहाना अंदाज में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप अपने काम से काम रखेंगी तो फ़ायदे में रहेंगी, वरना आप जैसी बहुत यहाँ पर आती हैं और चली जाती हैं। मेरे ख्याल में इतना कह देना आप जैसी होशियार खातून के लिए बहुत होगा। और फिर मैं अपनी कार की चाबी अपनी उंगलियों में लहराते हुए सीटी बजाते हुए वहाँ से जाने लगा। वो शायद ये समझती थी कि पापा से शादी करके वो इस घर को अपने इशारों पर चला लेगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। वो शायद ये नहीं जानती थी कि मैं पापा की सबसे बड़ी कमज़ोरी हूँ। लेकिन पापा के साथ होने वाली इस गुफ्तगू से उस होशियार खातून ने बहुत बड़ा सबक हासिल किया और फिर वो मेरे रास्ते में कभी भी ना आई। मैं पार्टी घर में रखूं या अपने दोस्तों की पार्टी में जाऊं या पीकर लड़खड़ाते हुए घर में दाखिल हूं, उसने फिर कभी एतराज़ नहीं किया। घर का माहौल अब पहले जैसा हो गया था, तो मैंने सुकून का सांस लिया। वरना हर वक्त की चकचक ने मुझे इतना बदजन कर दिया था कि मेरा अपने ही घर में जाने को दिल नहीं करता था। घर की तरफ से मुतमईन होने के बाद अब मैं खुलकर मौज मस्ती करने लगा। कई बार अपनी गर्लफ्रेंड्स को घर लेकर आता। मैं चूंकि काफ़ी हैंडसम था और ऊपर से मालदार भी, तो मुझ पर लड़कियां किसी शहद की मक्खियों की तरह फिदा रहती थी। उन्हें मेरी दिल लगी से एहसास पैदा होना शुरू हो जाता कि मैं उनसे शादी कर लूँगा। हालांकि मैं शादी का बिल्कुल भी कायल ना था और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि मैं ज़्यादा देर तक किसी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता था। मुझे नित नई लड़कियों के साथ दोस्ती करने में मज़ा आता था, लेकिन रानिया का मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया। उसके साथ मुझे तकरीबन 1 साल होने को आया था, तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि रानिया दूसरी लड़कियों से बिल्कुल हटकर थी। उसके साथ यूनिवर्सिटी में सिर्फ नॉर्मल बातचीत करने में ही मुझे बेइंतहा पापड़ बेलने पड़ गए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो कोई बहुत खूबसूरत या परिवश चेहरा नहीं थी, लेकिन उसके अंदाज में एक अजब गुरूर और चैलेंज था जो लड़कों को अपनी तरफ खींचता था। मेरे बाकी दोस्त उसके सिलसिले में अपनी नाकामी और शिकस्त तस्लीम कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो मुझे भी चैलेंज करते कि उसने तुम जैसे लड़के को भी शिकस्त दे डाली। ये हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात है और मुझे अपने दोस्तों की ये बात इश्ताल दिलाती। मुझे ऐसा लगता कि जैसे किसी ने बहुत ही ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा हो, जिसकी जलन मुझे अपनी रूह तक महसूस हो रही थी। ये आखिर चीज़ क्या है जिसने रेहान जैसे बंदे को भी घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया है? अगर वो कोई आम सी लड़की होती तो शायद अब तक हम उसे उठाकर अपने फार्म हाउस ले जाते, लेकिन उसके बारे में जब हमें पता चला तो हमारी सिट्टी ही गुम हो गई। वो एक नामी गिरामी सियासी बैकग्राउंड रखती थी और उसके वालिद का सियासत में इंतहाई असर व रसूख था, इसलिए उस पर हम खुलकर हाथ नहीं डाल पा रहे थे। लिहाजा मैंने अपने दोस्तों का चैलेंज कबूल किया और उन्हें बताया कि जिसे तुम बहुत सख्त किस्म की लड़की समझते हो, वो तुम लोगों के भाई के कदमों में आकर ना बैठी तो मेरा नाम रेहान की जगह कुछ और रख देना। तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे कि अगर ये कोई आम सी लड़की होती तो फिर तो हम तुम्हारी बात मान भी लेते, लेकिन जिसे तुम अपने कदमों में बिठाने की बात कर रहे हो वो तुम्हारी क्लास की टक्कर की है। ख्याल रखना कि कहीं मुंह के बल ही न गिरे हो। तो मैं उनकी बात सुनकर हंसी में उड़ा देता। मैं हैरान था तो सिर्फ इस बात पर कि रानिया जो दिखने में ठीक ठाक बोल्ड लड़की थी, वो अंदरूने खाना इंतहाई मजहबी ख्यालात रखने वाली लड़की थी, जिस पर मुझे बड़ी हैरानगी होती। वो कपड़े तो इंतहाई जदीद तराश खराश के पहनती, लेकिन अपना सर स्कार्फ से ढके रखती। वो मेकअप तो करती, लेकिन मैंने उसे कभी नील पॉलिश लगाते हुए नहीं देखा था। तो इसकी वजह पूछी तो उसने मुझे कहा कि मैं नमाज पढ़ती हूँ और नेल पॉलिश लगी हो तो वजू नहीं होता। तो मैं उसके इतने कट्टर मजहबी ख्यालात जानकर इंतहाई कोफ्त का शिकार होता और दिल चाहता कि अभी और इसी वक्त उसके पास से भाग जाऊं। वो किसी टिपिकल लड़की की तरह जब ऐसी बातें करती तो मेरा दिल बहुत बुरा होता कि जो लड़की नेल पॉलिश लगाने के हवाले से इतनी वजाहतें देती है, वो भला मेरे साथ डेट पर कैसे जा सकती है? दिल्ली दुरास के मुस्ताक, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इस शर्त को पूरा कर पाऊंगा जो मैंने अपने दोस्तों के साथ लगा रखी है। ये लड़की वाकई लोहे का चना साबित हो रही थी। पहले तो वो मेरे साथ बाहर जाने के लिए आमादा ना हुई। मैं जब भी उसे कहीं आउटिंग पर ले जाने की बात करता तो वो मुझे हमेशा ये कहती कि ये मुमकिन नहीं है और दूसरा आउटिंग की ज़रूरत ही क्या है, हम यूनिवर्सिटी में मिल लेते हैं, ये काफ़ी है। तो मैं उससे कहता कि यूनिवर्सिटी में हम खुलकर बात नहीं कर सकते, हज़ारों लोग हमें देख रहे होते हैं। तो वो हंस देती, हम जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर लोग क्या हमें नहीं देखेंगे, या हम टोपी वाले बुरके पहन कर जाएंगे। वो अक्सर शरारत से मुस्कुरा देती, तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपना ही सर किसी दीवार से दे मारूं।
लड़कियां तो मेरे साथ आउटिंग पर जाने के लिए मरी जा रही होती हैं। ये अजीब लड़की थी जो आउटिंग के नाम पर बहसो मुबाहिसा शुरू कर देती है। ऐसे में उसे समझाते हुए मैं कहता कि देखो ना, बहुत सी प्राइवेट बातें होती हैं। अब मैं अपने दिल की बातें इतनी गुंजान जगह पर करते हुए अनईजी महसूस करता हूँ। तो वो एकदम से बोलती, तो फिर तुम ये बातें कहाँ करने में ईजी महसूस करोगे? तब मुझे ऐसा लगा जैसे वो दाम में फंस रही है। तो मैंने उससे कहा कि मेरा फार्म हाउस है, हम वहाँ चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई दूसरा नहीं, और शाम तक हम वापस आ जाएंगे। तो मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फैल गईं और वो बड़ी हैरान को नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने कंधे उचकाते हुए बोला, तुम मुझे इतनी हैरानगी से क्यों देख रही हो? तो वो अजीब से अंदाज में बोली कि फार्म हाउस पर तुम और मैं अकेले कैसे जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से बोला, तो क्या पूरी बारात लेकर जाएं? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़का और लड़की का तन्हाई में मिलना इंतहाई खतरनाक बात होती है। तो मैं उसे चिढ़ाते हुए कहता, तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही बुढ़ी रूह है। तो वो इंतहाई संजीदा होकर मुझे कहती, देखो रेयान, बात बुढ़ी रूह वाली नहीं है, बात सीधी सी है। मेरे लिए इस तरह अकेले तुम्हारे साथ जाना आना आसान नहीं है। तो मैं फौरन मौजू बदलते हुए उसे कहा, यार तुम तो इस तरह से परेशान हो गई हो जैसे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले जा रहा हूँ। भाई जब तक तुम जहनी तौर पर आमादा नहीं होगी मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा। तो वो मेरी बात सुनकर कुछ रिलैक्स नजर आने लगी। मुझे भी इत्मीनान हुआ, वरना जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी मुझे लगता था कि वो अभी और इसी वक्त मुझे छोड़कर चली जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा बहुत मजाक उड़ेगा। लिहाजा मैंने फ़ौरन पैंतरा बदला और मौजू ही बदल डाला। लेकिन मेरा नाम भी रेयान था। वो मुझ जैसे शातिर खिलाड़ी के सामने आखिर कितनी देर तक अपनी पारसाई का जोम दिखा सकती थी। मैंने जब देख लिया कि वो ना तो मेरे साथ डेट पर जाती है और ना ही मुझसे आज़ादाना तौर पर यूनिवर्सिटी से बाहर गप लगाती है, बल्कि फ़ोन पर भी उसने एक मखसूस टाइम मुकर्रर किया होता था। घर जाकर ना तो वो मेरे किसी मैसेज का जवाब देती और ना ही कॉल अटेंड करती। मैं भले जितना अपना सर पीट कर रह जाता, यूनिवर्सिटी आकर उसे जितनी मर्जी अपनी खफगी दिखाता, लेकिन वो मेरी इस बात की कतन परवाह न करती और मुझे कहती कि ये मेरा उसूल है, आपको भी इस बात की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि मैं आम लड़कियों की तरह मोहब्बत में बह जाने की कायल नहीं हूँ। मोहब्बत में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए। तो मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर शदीद बोर होता। दिल चाहता कि उठकर भाग जाऊं, लेकिन फिर दोस्तों के साथ किया गया वादा और शराइत मेरे सामने आ जाती, क्योंकि अगर मैं ये शर्त हार जाता तो मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरे दोस्त मेरा खूब मजाक उड़ाते और मैं किसी भी कीमत पर अपना मजाक बनते हुए नहीं देख सकता था। लिहाजा मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और एक दिन मैंने रानिया से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपने इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। वो मेरी बात सुनकर खुशी से खिल उठी। उसके लहजे में हैरत ही हैरत थी, जैसे उसे मुझसे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को न थी। मेरी शातिर तबीयत ने यह जान लिया कि ये तीर निशाने पर लगा है, अब मंजिल दूर नहीं है। फिर वो बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे शादी की बात करोगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे तुम बस टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तुम्हारे मुतालिक लड़कियों को लेकर बहुत सी अफवाहें गर्दिश में हैं, जिसमें से एक अफवाह तो ये भी है कि तुम दिल लगी करते हो लेकिन निकाह को जायज़ नहीं समझते। तो मैंने बेचारगी से चेहरा बनाते हुए उससे कहा, बस लोग जब तक मनफी प्रोपेगेंडा न करें उन्हें चैन कहाँ आता है। फिर मैंने उससे कहा, पापा बिजनेस टूर से वापस आ जाएं तो फिर मैं उन्हें तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजता हूँ। मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई और फिर एक दिन मैंने चाल चलते हुए उसे फ़ोन किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी मंगनी धूमधाम से हो और उसमें तुम्हारा ड्रेस बहुत ही यूनिक होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, शॉपिंग पर चलें? वो फ़ौरन मान गई। मैं उसे लेकर बाजार आया और महंगे ब्रांड से मैंने उसके लिए मंगनी का ड्रेस चूज़ किया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। फिर मैं उसे होटल लेकर आ गया। होटल में कमरा मैं पहले ही बुक करवा चुका था। उसी होटल में मेरे दोस्त भी थे जो मुझे उसके साथ कमरे में जाता हुआ देख चुके थे। मैं ये शर्त जीत चुका था। कमरे में जाने से पहले मैंने उन्हें अंगूठा दिखाया तो वो सब मकरू शैतानी हंसी के साथ हंसने लगे। जब मैं उसे लेकर कमरे में पहुंचा तो उसने मेरे सामने हल्की फुल्की मुज़ाहिमत की, लेकिन फिर मेरी मोहब्बत के जोश में वो मेरी सारी बातें मानती चली गई। उसके बाद मैंने उसे घर छोड़ा। रानिया ने अपनी इज्जत का मोती खो दिया था, तो वो मेरे लिए उसे दिन बेमोल हो गई। अब वो अक्सर मुझसे यूनिवर्सिटी में मिलने के जतन करती, फ़ोन पर बात करने के लिए तरले करती, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर उसे टाल जाता था। उसने मुझसे पूछा कि मंगनी कब होगी, तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैंने घर में बात की थी लेकिन पापा नहीं मान रहे। मेरी ये बात सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो कुछ दिन तो चुप रही। मुझे लगा कि मामला रफा दफा हो गया है, लेकिन जब मैंने उसे गुस्से से बिफरते हुए देखा तो उठकर उसके साथ बाहर आ गया। अब उसने जो बात मेरे सामने रखी उसने मेरी सिट्टी ही गुम कर दी।
वो कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम फौरन अपने पापा को किसी तरह मनाओ और मेरे घर लेकर आओ, वरना अगर ये बात खुल गई तो मेरे घर वाले तो मुझे ज़मीन में ही उतार देंगे, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इस इलेक्शन में उसके पापा का जीतना साफ नजर आ रहा था, और जब वो हुकूमत में आ जाते तो बहुत ताकतवर भी हो जाते। मैं तमाम नताइज को सामने रखकर और परेशान हो गया, क्योंकि वो किसी आम फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती थी और अब तो उसकी फैमिली बरसर इक़्तिदार भी आने वाली थी। तभी मैं बेचैन सा हो गया और मेरे मुंह से एक गलत बात निकल गई, लेकिन इससे ये कैसे साबित होगा कि ये मेरी ही औलाद है। मेरी बात पर उसने मुझे गुस्से से देखा और फिर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। तुम्हें ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें इतना ही शक है तो डीएनए करवा लेना। ये बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। मैं उसे चुप करवाते हुए बोला, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, और फिर बौखलाते हुए बोला, अच्छा प्लीज़ तुम रोना बंद करो, मेरे ख्याल में हमें इसका बेहतर हल सोचना चाहिए। तो वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम्हारे ख्याल में इसका बेहतर हल क्या है? क्यों ना किसी डॉक्टर से बात करके हम ये बच्चा ज़ाया करवा दें। मैंने यूं ही जवाब दिया तो उसके चेहरे पर शदीद हैजानी कैफियत जाहिर हुई। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम आखिर अपने वालिदैन को मेरे घर क्यों नहीं भेजते? अगर हमारी शादी हो जाएगी तो ये गुनाह जो हमसे सरजद हुआ है ये छुप जाएगा। उसके लहजे में इल्तिजा महसूस करके मुझे पहली बार अजीब कमीनी से खुशी हुई। ये वो लड़की थी जिसने मुझे पूरा साल अपने पीछे इतना भगाया था कि मुझे अपना आप किसी कुत्ते से कम महसूस नहीं होता था, और आज ये मुझसे भीख मांग रही थी। उसका यह अंदाज देखकर मैं दिल में खुश होने लगा, लेकिन चेहरे पर बेचारगी लाते हुए मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं पापा से ये बात करूंगा, तुम परेशान ना हो। वो गुस्से से बोली, ये बात तुम मुझसे कई दिनों से कर रहे हो, आखिर तुम वक्त की नज़ाकत क्यों नहीं समझते? तो मैंने उससे कहा, मेरे पापा कोई परचून की दुकान खोलकर नहीं बैठे होते। तुम्हें बताया तो था कि वो बिजनेस टूर के सिलसिले में बिजी हैं। जब घर आएंगे तो मैं उनसे तसल्ली से बात करूंगा। इस दौरान बीच में फिर काफ़ी सारे दिन गुजर गए तो उसने मुझ पर फिर प्रेशर डाला। मैंने उससे कहा कि देखो, अगर मैं पापा से बात कर भी लेता हूँ तो एक बात तो तुम अपने पल्ले बांध लो कि मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं अभी से अपने पैरों में औलाद की बेड़ी नहीं बांधना चाहता, इसलिए बेहतर है कि हम इससे निजात हासिल कर लें। वो परेशान होकर कहने लगी, तुम्हारे पापा का बिजनेस टूर आखिर इतना तवील क्यों है? 2 माह होने को आ रहे हैं और मेरी जिंदगी दिन ब दिन खतरे से 2-4 होती जा रही है। अगर ज्यादा लेट हो गया तो फिर क्या होगा? मैं फौरन बोला, मैंने इसका हल तुम्हें अभी से बता दिया है। बेहतर है कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, बाद में भी तो हमने यही काम करना है ना। मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कन्फर्म ये बता रहा हूँ। तो वो मेरी बातों के झांसे में आ गई और मुझे बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चली चलती हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम अपने पापा को लेकर फौरन हमारे घर पहुंचोगे। तो मैंने उसे यकीन दिलाया कि जो ही वो घर आएंगे मैं उन्हें लेकर फौरन तुम्हारे घर पहुंचूंगा, तुम परेशान ना हो। फिर मैं उसे अगले दिन लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और चेकअप करवाने के बाद पता चला कि इस स्टेज पर बच्चा ज़ाया नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि जान को खतरा है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, उसमें खून की कमी थी। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा करके एक दाई का पता किया और उसे अपने फ्लैट में ले गया। दाई को मुंह मांगी कीमत देकर मैंने उससे कहा कि हमें किसी तरह से इस बच्चे से निजात दिलवा दो। दाई मान गई। मुंह मांगी रकम देखकर दाई के मुंह में पानी आ गया और उसने बच्चा ज़ाया कर दिया। लेकिन ऐन वक्त पर सारा मामला बिगड़ गया, जब किसी तौर पर भी रानिया का खून नहीं रुक रहा था। उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। दाई को हाथ पांव पड़ गए और उसने मुझसे कहा कि इसे किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाओ, वरना इसकी मौत भी हो सकती है। अगर यहाँ पर ज़्यादा देर की तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होगी। मैं काफ़ी देर सोचता रहा और फिर जब मैंने देखा कि वो हद से ज़्यादा पीली हल्दी हो गई है और अब उस पर गुनूद की तारी हो रही है, तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। लेकिन हॉस्पिटल में मैं उसे तनतनहा छोड़कर खामोशी से बाहर निकल आया। फ्लैट पर पहुंचकर मैंने उसकी मौजूदगी के तमाम निशानात को मिटा दिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को रात के लिए इनवाइट किया, जो मेरे पीछे काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी। लेकिन एन टाइम पर वो ना आ सकी तो मेरा मूड बहुत सख्त ऑफ हो गया। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ाने लगा। अचानक मेरे दोस्त की कॉल आई और उसने मुझसे कहा कि अपना व्हाट्सएप चेक करो। मैंने व्हाट्सएप खोला तो वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो गए। हॉस्पिटल से रानिया की डेथ की खबर न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि टीवी पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में चल रही थी। हॉस्पिटल के कैमरों के जरिए ये तो पता चल रहा था कि कोई उसे लेकर आया है, लेकिन चेहरे की निशानदेही नहीं हो रही थी। तो न जाने क्यों मुझे हंसी सी आ गई कि चलो खस कम जहां पाक, सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन मैंने किसी का भी फ़ोन अटेंड न किया और फ़ोन बंद करके मैं दोबारा सड़क पर मटर गश्त करने लगा। अचानक मेरी गाड़ी सुनसान सड़क पर ख़राब हो गई। दूर दूर तक मुझे कोई वर्कशॉप भी नज़र नहीं आ रही थी और यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे।
तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अचानक एक फकीरनी मेरे पास आई, जिसे देखकर मैं तंग रह गया, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी आंखें चमक गईं, पर वो मेरी हवसनाक नज़र पहचान गई और फौरन ही मुझसे दूर होकर तेज़ी से भागने लगी। लेकिन मैंने उसे दबोच लिया और अपनी गाड़ी में लाकर फेंका। मैं उसकी इज्जत खराब करने का फैसला कर चुका था, तो वो मुझसे पनाह मांगने के बजाय अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगी और ऊंचा ऊंचा अल्लाह से फरियाद करने लगी। मुझे उस पर हंसी आई। मैंने जो ही उसका दुपट्टा खींचकर उतारा, तो अचानक मुझे गाड़ी में रानिया की शक्ल नजर आई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो मुझे खूनखार नजरों से देख रही थी। रानिया तो मर चुकी है, ये कहीं उसकी रूह मुझे मारने के लिए तो नहीं आ गई। ये सोचते ही मैं पीछे हटा और जमीन पर गिर गया। अचानक रानिया मेरी नजरों से गायब हो गई। मैंने जमीन से उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हिला जुला नहीं सकता था। इतने में वो फकीरनी कार से निकलकर तेजी से भाग गई। मैं काफी देर सड़क पर बेयार और मददगार पड़ा रहा और फिर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, जहां मुझे ये पता चला कि मेरे पूरे जिस्म पर फालिज गिर गया है और मैं सारी जिंदगी के लिए मफलूज हो गया हूं। हत्ता कि मैं अपने हाथ की किसी उंगली को भी हरकत नहीं दे सकता। यकीनन मकाफात अमल शुरू हो चुका था। वो तमाम लड़कियां जिनकी मैंने जिंदगी बर्बाद की थी, ये उसी का नतीजा था कि मैं भी अब जीते जी बर्बाद हो गया। रानिया जैसी पाकबाज लड़की को जिस तरह मैंने मौत की तरफ धकेला था, वो तो शायद मरकर सुकून में हो गई थी, लेकिन मेरी हवस ने मुझे जीते जी व्रत का निशान बना दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।